आज हम बात करेंगे द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस पुस्तक के राइटर हैं लॉयड रूडोल्फ। इन्होंने इस पुस्तक में ये बताया है कि जैसे कैसे जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है उसने इंडिया को मॉडर्नाइज करने में मदद की है। अगर हम इनकी बात करें रूडोल्फ की, ये वैसे तो फॉर्मर थे, शिकागो के रहने वाले थे, पर इनको इंडिया के बारे में मतलब इनकी समझ बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इन्होंने एक ट्रिप निकाला था 1956 में लैंड रोड ट्रिप था इनका। और उसके बाद इन्होंने एक इस पर पुस्तक भी लिखी थी, डेस्टिनेशन इंडिया फ्रॉम लंदन ओवरलैंड टू इंडिया एंड व्हाट वी लर्न देयर। बोलो बोलो बेटा। अच्छा, ममता जी हमें आज रूडोल्फ के बारे में बता रहे हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। डेस्टिनेशन इंडिया फ्रॉम लंदन ओवर India and what we learn there. अच्छा, मतलब क्या बोला आपने? डेस्टिनेशन इंडिया फ्रॉम लंदन ओवरलैंड टू इंडिया एंड लर्न एंड व्हाट वी लर्न देयर। ओके, चलो। इंडिया में इन्होंने इंडिया के जो पॉलिटिकल के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोशल एस्पेक्ट के बारे में इतना अच्छे से स्टडी किया और इनको इंडिया के बारे में इन्होंने इंडिया पर बहुत ज़्यादा बुक्स भी लिखी थी। जो इनमें से कुछ मेजर वर्क है इनके, पहला इनका द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर से बोलो, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये लिखी थी 1967 में। दूसरी है एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया 1972 में। तीसरी है गांधी द ट्रेडिशन रूट इन करिश्मा 1983 में। गांधी द ट्रेडिशन रूट एंड करिश्मा। हाँ देखो, इन्होंने हमें ये बताया। आपने पढ़ा इसमें क्या लिखा है इन्होंने? हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर आप बताना। ओके। ये चौथी पुस्तक है इनकी, ऐसे ऑन राजपूताना 1981 में लिखी है। अब हम बात करते हैं कि ये इन्होंने क्या, अपनी जो बुक लिखी है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, उसमें ये क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि जो ज़्यादातर क्या है वेस्टर्न स्कॉलर है वो कहते हैं कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने, मतलब मॉडर्न सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन जो रूडोल्फ है वो कहते हैं कि ये अजम्पशन गलत है, वो इस मान्यता को गलत ठहराते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है और जो इंडिया का नॉर्म्स है वो उसने इंडिया को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वो 3 ट्रेडिशनल वैल्यू को स्टडी करते हैं। नंबर 1 कास्ट, नंबर 2 करिश्मेटिक लीडरशिप, नंबर 3 लीगल कल्चर। रुको, ब्यूटीफुल बेटा, मुझे ये पता नहीं था कि 3 ट्रेडिशन स्टडी करते हैं। आपने देखो आज हमें बहुत कुछ सिखाया। बोलो, कास्ट, नंबर 2 करिश्मेटिक लीडरशिप, नंबर 3 लीगल कल्चर एंड लीगल ट्रेडिशन। एक मिनट रुको, कोई बताएगा आप में से क्रिज्मेटिक लीडरशिप क्या होती है बच्चों? ये पंडित जी बता सकते हैं हमें। क्रिज्मेटिक लीडरशिप क्या होती है पंडित जी? सुना आपने क्रिज्मा? क्या होता है क्रिज्मा बेटा? एकदम से दूसरों को प्रभावित। हाँ, चमत्कारी लीडर, जैसे कि महात्मा गांधी कहा गया है ना, बहुत ही सुंदर। अच्छा आगे बोलो। गुड। नंबर 1 कास्ट। ये कहते हैं कि रूडोल्फ का कहना है कि जो इंडिया है उसको ट्रेडिशनल, मतलब जो इंडिया को मतलब मॉडर्नाइज करने में कास्ट ने महत्वपूर्ण रोल निभाया है। पहले क्या होता था, हम लोग कास्ट को रूढ़िवादी मानते थे और आधुनिकता विरोधी मानते थे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आया, कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा कास्ट है इसने प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना शुरू कर दिया। रजनी कोठारी भी कहते हैं कि जो इंडिया की कास्ट है ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती है और जो इंडिया की कास्ट है वो चाहती है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस किया जाए। और दूसरी तरफ देखा जाए जो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कास्ट, मतलब उसमें ऐसा तो होता है कि कास्ट से रिलेटेड उनमें लोग रहते हैं और वो ज़्यादातर उनका वोट बैंक भी होता है कास्ट। अब हम बात करते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप की। रूडोल्फ कहते हैं कि जो करिश्मेटिक लीडरशिप है इसने भी इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प। एक मिनट रुको, मैं जरा गिरधारी जी का टेक लूँगा। गिरधारी जी, ये आप बता सकते हैं किस तरह से, जैसे ये विद्वान विदेश से आकर ये बोल रहा है कि कास्ट की वजह से भी भारत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, ऐसा बोला इसने। जबकि पहले लोग बोलते थे कि कास्ट तो एक पिछड़ापन है। आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं कैसे किया होगा लोगों ने जाति के नाम पर वोट देकर या पॉलिटिक्स करके कैसे विकास किया भारत में? कुछ पॉइंट दे सकते हैं आप इसमें? कोई राय, कोई और बच्चा?
जैसे देखो ना, हम पढ़ते हैं ना, तो ये पहले विद्वान जिन्होंने बोला कि कास्ट की वजह से भी इंडिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। क्या आप बता सकते हो कैसे बेटा? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल समझाया, बता सकते हो आप कैसे? कोई और बच्चा? हाँ बोलो, कोई बोलेगा? जैसे ये बता रहे हैं कि कैसे बोला बेटा आपने, प्रेशर ग्रुप के रूप में ना। जैसे कि हमारी एक जाति है, हमारे गांव को सड़क नहीं, तो पूरे जाति वाले इकट्ठे होकर उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो हमारे गांव को क्या लाएगा, सड़क। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें अच्छा उम्मीदवार नहीं पता, पर हमें ये पता है हमारी जाति की सेम सिचुएशन है और हमें उसके लिए लड़ना है। तो इस सेंस में कितनी बड़ी बात है, विदेश से आकर इन लोगों ने कास्ट के अंदर जो पॉजिटिव चीज थी राजनीति के लिए उसको देखा, और इनके बाद रजनी कोठारी ने देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है इन दोनों की, विदेश से आकर के, है ना। शाबाश बेटा। और बोलो। दूसरा है क्रिस्मेटिक लीडरशिप। ये कहते हैं कि जो इंडिया में मतलब क्रिस्मेटिक लीडरशिप है, इसने भी इसको मॉडर्नाइज करने में हेल्प की है, जिसमें वो गांधी जी को स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी ने वर्नाक्युलर लैंग्वेज को यूज किया, उन्होंने लोगों वर्नाक्युलर लैंग्वेज को यूज किया। ये सर, उन्होंने लोगों की भाषा में ही समझाने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने अपनी पॉलिटी को समझाने के लिए रामराज्य, स्वराज जैसे आइडियाज दिए। उन्होंने बहुत सारे इंडियन सिंबल्स और ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जिनसे उन्होंने क्या किया कि लोगों को समझाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिली। उन्होंने क्या, ये रूडोल्फ कहते हैं कि गांधी जी ने इंडिया के ट्रेडिशन को यूज करके इंडिया को मॉडर्नाइज किया। इंडिया को मॉडर्नाइज करने का मतलब ये कि इन्होंने इंडिया को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलाया, मास मोबिलाइजेशन की, जिससे क्या हुआ कि इंडिया के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव होने लगे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की मांग करने लगे। बेटे देखो, आपने कितनी अच्छी बात बोली, तो मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ। औरतों के कॉन्टेक्स्ट में समझाओ कि गांधी ने किस तरह से औरतों को मॉडर्न सेंस में पॉलिटिक्स में लाया। बता सकती, को दान दे सकती आप? जैसे पार्टिसिपेशन है, किसी को पता? कोई बता सकता है? हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। गांधी का जो आंदोलन था, उसके आंदोलन में और उससे पहले जो आंदोलन थे, क्या फर्क था? आप बता सकते हो जिया? गांधी का आंदोलन और जो उससे पहले आंदोलन थे उसमें क्या फर्क था? क्या उसमें महिलाएं थी या नहीं थी? सर पहले उतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था। फिर गांधी के टाइम में तो महिलाओं को क्या भूमिका दी गांधी जी ने? सर उन्होंने उनको बढ़ावा दिया कि तुम आगे बढ़ चढ़। हाँ, करेंगी क्या? धरना करेंगी, प्रोटेस्ट करेगी नशे के खिलाफ, और सत्याग्रह में भाग लेंगी, है ना। घर से बाहर लाए गांधी जी, और घर से बाहर आने को अच्छा बताया उन्होंने कि अगर लड़की घर से बाहर आती है, औरत, कोई बुरी बात नहीं, अगर पब्लिक इशू के लिए लड़ती है तो ये मॉडर्नाइज किया ना गांधी जी ने एक तरीके से। अगर एक बार घर से बाहर आएगी तो अपने हक के लिए भी लड़ेगी, चाहे पहले देश की लड़ाई के लिए बाहर आई, पर एटलीस्ट घर से बाहर आई ना लेडी लड़ने के लिए। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात बताई क्रिस्मेटिक लीडरशिप की। देखो इन्होंने, है ना, क्रिस्मा। हाँ बोलो बेटा। तीसरा ये बताते हैं लीगल ट्रेडिशन के पर स्टडी करता है, और ये कहते हैं कि लीगल ट्रेडिशन भी इंडिया को मॉडर्नाइज करता है। रूडोल्फ ये ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल लॉ है वो कैसे उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। वेस्टर्न स्कॉलर्स, उनकी मान्यता थी कि इंडिया में जो ब्राह्मण लॉ है वो ज़्यादा प्रिविलेंट है, लेकिन रूडोल्फ कहते हैं कि वो प्रिविलेंट नहीं है, लेस प्रिविलेंट है। वो कहते हैं कि इनका रोल नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि इंडिया में कस्टमरी लॉ मोर प्रिविलेंट है, मतलब कि जो रिलीजियस बेस्ड वो होते हैं लॉ, उनका ज़्यादा यहाँ पे उनको ज़्यादा माना जाता है। रूडोल्फ कहते हैं कि ब्रिटिश ने उससे धर्मशास्त्र से कुछ प्रिंसिपल लिए और उनको मॉडिफाई किया तथा इंडिया को नेशनल लॉ कोड लेकर, ताकि वो इंडिया में एक नेशनल लॉ कोड लेकर आ सके। इस नेशनल लॉ कोड के चलते हुए इंडिया को एक सेक्युलर लॉ मिला, और ये उसके साथ ही इंडिया के जो पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें इंटरफेरेंस नहीं की गई थी। ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया कि इंडिया में एक लीगल ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा गया, और जिसमें कुछ इंडियन लीगल लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लॉ भी है और पर्सनल लीगल लॉ भी है। इस तरह कहा जा सकता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने में उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता, बल्कि उसको मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। बेटा ब्यूटीफुल है ना। एक मिनट रुको, देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया ममता ने हमें। जो हमारे देश में आज हम संविधान की बात करते हैं वो क्यों है? क्योंकि भारत में पहले से ये परंपरा थी, लोग ना ट्रीटीज लिखते थे। मनु ने मनुस्मृति लिखी, किसी ने कोई मितक्षारा लिखी, किसी ने उसके खिलाफ लिखी, उसके पक्ष में लिखी। तो इस तरह के हमारे कस्टमरी लॉ भी है। ये कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने लिखी किताब, विचारक लिखते थे। जैसे आज भी हम देखेंगे तो पांगी वगैरह में लॉ, स्मृति वगैरह में कस्टमरी लॉ चलते हैं, वो होते थे, हमारी परंपरा थी। फिर अंग्रेज ने भी मोर ओवर आकर जो हमारी किताबों का अनुवाद कराया था, उसके हिसाब से हमारे सिविल कानून बनाए और फिर क्रिमिनल लॉ बनाए, और उन्होंने हमें जोड़ा एक सूत्र में, कानून की व्यवस्था में, और लोगों के अंदर ये भावना डाली कि अगर आपको बेटियों के अकेले लड़ना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं,
जैसे सती प्रथा के खिलाफ कोई गया होगा, या बहुपति प्रथा के खिलाफ कोई कोर्ट में गया होगा, या आज कोई शाह बानो कोर्ट में जाती है और अपने हक के लिए लड़ती है कि मुझे मेरे पति से खर्चा मिले। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई? एक लंबे ट्रेडिशन से, और इसने भी हमारे अंदर एकता और कानून की पालना और कानून के थ्रू सुधार करने की भावना पैदा की। बहुत ही अच्छी व्याख्या की बेटा आपने। और कुछ बताना है? धन्यवाद भाई, ताली बजाओ इनके लिए, है ना।